Students and my friends, welcome to Education First. Before starting the video, I would like to tell you today we are going to start locating place on earth. This is the chapter number 1 of social science. Before this video, we have already uploaded one video regarding this lesson. So before this video was that video particular. तो इन द लास्ट वीडियो हमने जो जो पढ़ा था हम एक बार उसके बारे में बता देते हैं। लेसन का नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। हमने जो है अर्थ के ऊपर प्लेस को फाइंड आउट करना है, लोकेट कैसे करते हैं, इस चीज़ की जानकारी दी थी। तो इन लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ा था वो था कि हमने पढ़ा कि मैप के बारे में पढ़ा, मैप क्या होता है, और उसके बारे में पढ़ने के बाद में हमने जो है टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में पढ़ा कि मैप कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने फिजिकल मैप पढ़ा, देन पॉलिटिकल मैप, देन थीमेटिक मैप। और इसके अलावा हमने जो पढ़ा था वो था कि मैप को जो सॉल्व करना है तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। मैप के कंपोनेंट्स भी हमने पढ़े थे कि जिनमें हमने फर्स्ट पढ़ा था कंपोनेंट में डिस्टेंस, सेकंड वाज डायरेक्शन एंड थर्ड वाज सिंबल्स। तो हमें किसी भी मैप पर, किसी भी वर्ल्ड का मैप है या फिर इंडिया का मैप है, तो हमें कोई भी प्लेस लोकेट करना है तो हमें उसके बारे में, उसके डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल का ज्ञान यदि होगा तो हम इजीली वी कैन फाइंड द प्लेस ऑन ए मैप और इन ए ग्लोब। सो इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ सिंबल्स दिए गए हैं आपके चैप्टर में, तो उनको देख लेते हैं एक बार। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। सिंबल के बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर कुछ सिंबल दिए गए हैं, अब ध्यान देंगे, यहाँ पर कुछ सिंबल यहाँ दिए गए हैं तो इनको पढ़ते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पेपर में ये सिंबल दिए जाएंगे कि कौन सा सिंबल किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ये हमने बताना है। जैसे फर्स्ट इज़ सिंबल जो रेलवे लाइन के बारे में ऐसे ऐसे सिंबल आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पर ज़रूर देखे होंगे। वेन एवर यू गो टू रेलवे स्टेशन देन आपको वहाँ पर कुछ सिंबल स्पेशल दिखाई देंगे। तो ये रेलवे लाइन है। फर्स्ट इज़ ब्रॉड गेज, ये ब्रॉड गेज है। मीटर गेज है ये। और रेलवे स्टेशन का आपको इस तरीके का सिंबल दिया जाएगा। रोड और मेटल्ड अनमेटल्ड रोड्स हैं, ये इनके सिंबल इस तरीके से दिए गए हैं। बाउंड्री जो है, जैसे सपोज दैट हमारा देश है इंडिया, और अदर कंट्री जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, यदि उनके साथ हमने बाउंड्री जो है शेयर कर रखी है तो इस तरीके के निशान हम मैप पर मार्क करते हैं। रिवर के लिए इस तरीके का साइन होगा। वेल के लिए इस तरीके का। टैंक ये हो गया। कैनल और ब्रिज के लिए ये साइन होगा। कैनल के लिए इस तरीके के कुछ साइन है। टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, ये सब इस तरीके के साइन दिए गए हैं। पोस्ट ऑफिस का साइन है, पोस्ट ऑफिस के भी दिए गए हैं। और पोस्ट एंड टेलीग्राफ और ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इस तरीके के साइन होंगे। सेटलमेंट एंड ग्रेवयार्ड, सेटलमेंट के ये साइन है। और ट्रीज एंड ग्रास को यदि हमने सिंबल के तौर पर हमने मैप पर दिखाना है तो हम ट्रीज़ के लिए ये सिंबल बनाएंगे और ग्रास के लिए इस तरीके का सिंबल हम यूज़ करते हैं। कोई भी मैप जब हम आगे जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ते चले जाएंगे वहाँ पर मैप के साथ साथ सो मैनी सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे। नाउ टर्न गोज टू मैपिंग द अर्थ। हमने अर्थ का जो मैपिंग करनी है अर्थ की, तो अर्थ की मैपिंग करने के लिए हम जो है बेसिकली दो चीज़ें पढ़ेंगे। सपोज दैट दिस इज़ आवर अर्थ, ये आप भी बना सकते हैं इस तरीके से। हमारी कुछ अर्थ है स्पेयर शेप में है, तो उस पर हमने मैपिंग करनी है। जैसे आप लोगों ने कभी न कभी ग्लोब देखा होगा या फिर जो है कोई वर्ल्ड मैप देखा होगा, उस पर इस तरीके की लाइंस होती हैं और कुछ इस तरीके की लाइनें होती हैं। तो वही सब लाइनों के बारे में आज हम वी आर गोइंग टू लर्न। सो ओके, तो इन सब लाइनों के बारे में हमने पढ़ना है। चलिए वन बाय वन हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैपिंग द अर्थ इज़ अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस। दैट मीन्स कि हमारी जो अर्थ है उसको मतलब रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो फ्लैट सरफेस
सरफेस वाली नहीं है। फ्लैट सरफेस मीन्स जिसका सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो, सीधा हो। जैसे टेबल है, टेबल होती है घर में, तो टेबल का सरफेस मतलब ऊपर जब हम जो जिस पर हम सामान रखते हैं वो फ्लैट होता है एकदम। तो इस तरीके की हमारी अर्थ नहीं है। इट नियरली हैज़ द शेप ऑफ अ स्पेयर। स्पेयर मतलब एक गोला, जैसे गोला मीन्स बॉल होती है, बॉल है, फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल, उस तरीके की दिखती है हमारी अर्थ, लेकिन फुल स्पेयर नहीं है। फुल जैसे बॉल होती है फुटबॉल, उसकी तरह भी नहीं है। वी से नियरली, नियरली क्यों यूज़ किया है? स्पेयर पूरी प्रॉपर स्पेयर नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्पेयर। गोल नहीं है हमारी अर्थ, थोड़ी सी क्या है, बट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स। हमारी जो अर्थ है थोड़ी सी फ्लैट है। कहाँ से? जो अर्थ के जो पोल हैं इस तरीके की बनी हुई है हमारी अर्थ। आप यदि ध्यान से देखेंगे मैप को तो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। नीचे थोड़ा सा और ले लेते हैं। तो यदि हम अपनी अर्थ को देखेंगे तो थोड़ी सी पोल्स, पोल्स बोलते हैं जो ये वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको पोल्स बोलेंगे। तो यहाँ से हमारी जो अर्थ है वो फ्लैट है। However, in practice we will consider it to be spherical। तो यहाँ लिखा है कि हम प्रॉपर स्पेयर नहीं कहेंगे, हमारी अर्थ को स्पेरिकल कहेंगे। स्पेरिकल कहने का मतलब है कि वो स्पेरिकल मीन्स कि वो स्पेयर है लेकिन गोले की तरह से है, लेकिन वो पोल्स जैसे यहाँ पर ये बनाया, यहाँ से पोल्स पे से थोड़ी सी फ्लैट है इस साइड से और नीचे भी, तो इसीलिए इसको स्पेरिकल नाम दिया गया। रिप्रेजेंटिंग अ स्पेयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ अ पेपर इज़ नॉट पॉसिबल। अब यदि हम ध्यान दें कि भाई किसी भी पेपर शीट पर एक बिल्कुल एक्यूरेट स्पेयर बनाना पॉसिबल नहीं है। टू अंडरस्टैंड वाई peels an orange in such a way that you have just 3 or 4 large pieces of skin। जैसे यहाँ पर ऑरेंज, ऑरेंज है, ऑरेंज के साथ यहाँ पर हमारी अर्थ की क्या की गई है, कंपैरिजन किया है कि इस तरीके से ऑरेंज होता है। ऑरेंज जब हम छीलते हैं, पील करते हैं ऑरेंज को, तो ये हमने उसके पीसीस को नहीं तोड़ना, हमने बिल्कुल एक ही लाइन में घुमाकर उसका पूरा का पूरा छिलका उतारना है। ठीक है, और फिर जैसे ही हम उसको उतार देंगे और उसको हम अपनी टेबल पर, देन ट्राई एंड फ्लैटन दैम ऑन अ टेबल, यू विल सी दैट यू कैन नॉट डू विदाउट टीयरिंग दैम एट द एजेस। अब क्या होगा कि जैसे हम उस ऑरेंज के पील मतलब जो कवर है ऊपर का उसको छीलते हैं और उसको टेबल पर बिछाते हैं, तो हम पाएंगे कि वो बिल्कुल सीधा सीधा एकदम बिल्कुल फ्लैट नहीं बिछ पाएगा, है ना। उसको यदि हम टेबल पर बिछाएंगे तो हमने उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने उसको तोड़ना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट टीयरिंग हम उसके किनारों को तोड़ के हम उसको नहीं सीधा नहीं बिछा सकते। ऐसे ही हमारी अर्थ जो है बिल्कुल ऑरेंज, जैसे ऑरेंज होता है उसकी तरह से। सेकंड हम बोल सकते हैं, हम अपनी ऑरेंज को पम्पकिन से भी कंपेयर कर सकते हैं। पम्पकिन जैसे होता है, आपने देखा ही होगा, कद्दू बोलते हैं जिसको, पम्पकिन, तो उसी की तरह से हमारी अर्थ भी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक फुटबॉल ली, फुटबॉल को ऊपर से भी प्रेस करना है और नीचे से भी प्रेस करना, दोनों हाथों के बीच में, तो जो फुटबॉल होगी वो जो है अर्थ की तरह से दिखाई देगी। तो इस तरीके की हमारी शेप है। यहाँ तक मेन मोटिव है बताने का कि हमारी अर्थ जो है गोल नहीं है, स्पेयर नहीं है, बल्कि स्पेयरिकल शेप में। नेक्स्ट इज नाउ कंसीडर अ ग्लोब। अब ग्लोब के बारे में बात की गई, विच इज स्पेरिकल ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। यहाँ लिखा कि ग्लोब, ग्लोब पर आप यदि देखेंगे, ग्लोब एक स्पेयर बिल्कुल गोल होता है और उस पर जो है अर्थ का मैप बना होता है। दिस में बी अ मैप ऑफ अर्थ। वो मैप किसी का भी हो सकता है, अर्थ का भी हो सकता है, मून का भी हो सकता है, और एनी अदर प्लैनेट लाइक मार्स एंड द स्टार्स एंड इन द स्काई। तो यहाँ बात की गई है कि ग्लोब के ऊपर जो है मैप जो दिया गया है वो किसी भी प्लैनेट का हो सकता है, अर्थ भी हो सकती है, मून, मार्स, जुपिटर, स्टार, एनी अदर जो भी हमें अपने जो स्काई है उसमें दिखते हैं, जो स्टार्स हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर बताया, किसी भी तरीके का मैप हो सकता है। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक द वन shown in the drawing on the next page is a sphere that is generally made of a metal, plastic and cardboard।
और जो कोई भी मैप बनाया जाता है वो जनरली किसका बना होता है, मेटल से या फिर प्लास्टिक से या फिर कार्डबोर्ड से। चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया मैप, ये रहा। नाउ यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक, यहाँ पर जो मैप यहाँ दिखाया गया है ग्लोब पर मैप दिखाया गया है। ग्लोब किसका बना है, मेटल यूज हुई है, प्लास्टिक भी है और जो है इस पर पेपर भी लगाया गया है। नाउ हियर वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ जियोग्राफी। अब हम जो है ग्लोब की मदद से जो अर्थ की जियोग्राफी को पढ़ेंगे। बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव सेम स्फेरिकल शेप, अ ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द जियोग्राफी ऑफ अ अर्थ देन अ फ्लैट मैप। आप देखेंगे कि आपके घर में जो मैप होता है पेपर पर बना हुआ वो फ्लैट होता है, आप उसको दीवार पर चिपकाते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से बनाया जाता है, वो ऐसा होता है कि यदि हम पूरे ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड कर दें और उसका जो कवर होता है ऊपर का वो उतार कर सीधा कर दें तो वही हमें जो हमारे घर पर मैप होता है वो वैसा बन जाता है। लेकिन इट इज़ नॉट लाइक दैट, हमारी अर्थ जैसा हमारे घर में जो मैप लगा होता है वैसी नहीं है। हम उस मैप को बिल्कुल चारों तरफ से कवर करके मिलाएंगे तो वो ग्लोब की तरह से बन जाएगा। तो जो अर्थ होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है और जो जिसे हम ग्लोब पर दिखाते हैं। ग्लोब की मदद से हम मैप को बड़े अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नाउ लेट अस नाउ एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स फीचर। हमें अब जो है इसके फीचर को समझना है। वन है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। अब हम ध्यान देंगे कि कोऑर्डिनेट कैसे करना है हमने ग्लोब के ऊपर। यहाँ पर आप सभी खुद से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है, इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और अ टाउन विद नीट rows of a shop, all the same size. You want to meet a friend at the stationery shop inside the market, but your friend does not know where the shop is, so you would give direction like me. Meet me at 6 p.m. at the seventh shop of the fifth row from the entrance. हम ऐसा बताते हैं, मतलब यदि आपको अपने किसी दोस्त से मिलना है जिसको मतलब जो पहली बार आपको मिलने जा रहा है किसी मार्केट में, तो आप उसको ऐसे बताएंगे कि एंट्रेंस से, जैसे ही आप मार्केट में एंट्रेंस करोगे, एंट्रेंस से जो शॉप दिखाई दे रही है फिफ्थ रो में 7th नंबर शॉप है और मैं वहाँ पर 6 बजे आ जाऊँगा, तो वो उसी को ही जो है आपकी डायरेक्शन जो दी है आपने उसी को फॉलो करता है। आपने भी कभी ना कभी किसी भी अपने दोस्त को जिसको आपने घर पर इनवाइट किया है तो आप ऐसे ही बताते हैं कि इन दैट स्ट्रीट और इन दैट प्रॉपर गली प्लीज़ कम, एंड वहाँ पर मेरा चौथे नंबर पर घर है, उसके फर्स्ट फ्लोर पर मैं ऐसे ऐसे रहता हूँ। तो इस तरीके से हम उसको कोऑर्डिनेट करते हैं अपने फ्रेंड के साथ। इसी तरीके से हम अर्थ के संबंध में भी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन योर लोकेशन। जैसे जैसे आप उसको डायरेक्शन देंगे उससे क्या होगा, उसको लोकेशन फाइंड आउट करने में आसानी होगी। यहाँ पर चेस बोर्ड के संबंध में भी, जैसे हम चेस बोर्ड खेलते हैं, चेस बोर्ड में क्या है, डायरेक्शन चलनी होती है कि चाल चाल, जैसे रानी किस चाल से चलेगी, सिपाही किस चाल से चलेंगे, ठीक है, घोड़ा कैसे किस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो सब नियम है। यहाँ पर यही बताया गया है, इसको आप खुद से पढ़ेंगे कि चेस में कैसे कैसे हम चलते हैं, नंबर भी दिए जाते हैं, अल्फ़ाबेट का भी ध्यान रखना होता है। तो आप जो है इसको पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट अब आगे आते हैं, आप खुद से पढ़ेंगे उसको। The system used in two examples may be called system of coordinates, thanks to their two coordinates of the stationary shop as well as the chess square on the chessboard can be precisely determined। मतलब कि यहाँ बताया गया कि आपने ऊपर यदि चेस के बारे में पढ़ा है और जो शॉप्स पर आपका दुकान मिलने और शॉप्स पर जो आपका दोस्त मिलने आया है, यदि आप उसको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन अच्छे से देंगे तो वो आपको प्रिसाइजली बहुत कम समय में आप तक मिल सकता है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मैप पर जो है हमें कोई भी लोकेशन फाइंड करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, लैटिट्यूड्स और एक और होता है लॉन्गिट्यूड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट लैटिट्यूड्स। लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब। ग्लोब के बारे में आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र जो घूम रहा है इसको देखते रहिए। इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन इट। जैसे यहाँ हम एक अर्थ बना लेते हैं छोटी सी, हम ट्राई करते हैं, एक जस्ट 1 मिनट, हम दोबारा से प्रयास करते हैं। इस तरीके से हमने बना लेनी।
ये थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम है तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप ध्यान देंगे। लेकिन ये जो है यहाँ पर सपोज दैट दिस इज़ नॉर्थ साइड एंड दिस वन इज साउथ साइड। सो जो ऊपर जो नॉर्थ साइड है ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और जो नीचे है दैट इज साउथ पोल। तो हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं ग्लोब पर। रोटेट द ग्लोब वाइल इट रोटेट्स द फिक्स्ड पॉइंट एट द टॉप एंड द बॉटम आर टू पोल्स। ये जो है, ये जब आप इसको अर्थ को रोटेट करेंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, इनको पोल्स बोलते हैं, पोल्स। हाफ वे बिटवीन देयर इज अ इक्वेटर। अब ये जो अर्थ है इसका बिल्कुल आधा कर देंगे तो एक बिल्कुल इमेजिनरी लाइन लगानी है हमने, उसको क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटर। जो बीच में बिल्कुल अर्थ को इक्वल दो भागों में, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। नोट द सर्कल एंड मार्किंग इट। अब आपने अपना ऐसा ही एक पिक्चर बनानी है अर्थ के लिए, ड्रॉ करनी है, और उसमें आपने प्रैक्टिस करनी है नॉर्थ पोल साउथ पोल। देन उस अर्थ को डिवाइड कर देना टू इक्वल पार्ट में, जो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी उसको बोलते हैं इक्वेटर। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रैवल टूवर्ड वन ऑफ द पोल्स। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीज। दैट मीन्स कि जब आप मान के चलो आप यहाँ खड़े हैं इक्वेटर पर, सपोज दैट आप नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं तो क्या होता है, हमारी इक्वेटर से जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो हमारी डिस्टेंस इक्वेटर से बढ़ती चली जाएगी, और एक टाइम आएगा जब हम पोल्स पर पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम इक्वेटर से बहुत दूर आ गए। लैटिट्यूड्स मेज़र द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड्स का क्या काम है, लैटिट्यूड्स हमें बताती है कि हम इक्वेटर से कितने डिस्टेंस पर आ गए। एट एनी पॉइंट्स ऑफ दिस ट्रैवल यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन दैट runs east and west parallel to the equator. Such a line is called a parallel of latitudes. अब ये लिखता है, यहाँ पर बताया गया है कि सपोज दैट आपने यहाँ पर, दोबारा से हम यहाँ एक बार अर्थ बना लेते हैं। ये हमने अर्थ बनाई, ये हमारे नॉर्थ पोल है, दिस इज़ आवर नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज़ साउथ पोल। ये हमारी इक्वेटर है। अब ये कहता है, क्या कहता है, सपोज दैट आप किसी एक पॉइंट पर है, यहाँ मान के चलिए, यहाँ पर इसने कहा है कि मानकर चलिए कि आप इस पॉइंट पर खड़े हैं, आप या तो ईस्ट की तरफ जाते हैं और या फिर वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो एक इमेजिनरी लाइन बन जाएगी। उसी लाइन को जो हमने अभी बनाई है वो नॉर्थ पोल की साइड भी हो सकती है, वो साउथ पोल की साइड भी हो सकती है। तो उन लाइन को हम क्या कहेंगे, जो इक्वेटर के पैरेलल है, जो पैरेलल है इक्वेटर के, इन लाइनों को हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहेंगे। इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन है उनको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहेंगे। एंड इट ड्रॉज अ सर्कल अराउंड द अर्थ। ये हमें सिर्फ इस साइड में दिख रही है अभी, लेकिन ये पूरा सर्कल होता है ऐसे करके, अर्थ के पीछे भी होता है, क्योंकि हमें ये जो चीज़ हमारे यहाँ सामने होती है सिर्फ हमें वही दिखती है, लेकिन बैक साइड में भी ये लाइन पूरी जाएगी ड्रॉ की जो हमने। अगेन इट इज़ ईजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज़ द इक्वेटर। अब हम ध्यान देंगे तो जैसे जैसे हम ये लाइन ड्रॉ करते जाएंगे तो आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जैसे जैसे हम ये पैरेलल लाइन बनाएंगे तो जैसे जैसे हम पोल पर जाएंगे तो पैरेलल लाइन बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो सबसे बड़ी जो लाइन बचेगी हमें वो कौन सी होगी, इक्वेटर होगी। ये यही लिखा गया कि जो लार्जेस्ट जो सर्कल होगा वो कौन सा होगा, इक्वेटर का सर्कल होगा, क्योंकि वहीं पर अर्थ हमारी बहुत बड़ी होती है, ईस्ट टू वेस्ट। द सर्कल मार्क्ड बाय द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ग्रोज स्मॉलर एज वेल एज वी मूव नॉर्दर्न टू सदर्न वर्ड। दैट मीन्स कि जब हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो जो सर्कल का जो साइज होगा वो कम होता चला जाएगा, नीचे में भी सदर्न साइड में भी, और जब हम ऊपर की ओर जाएंगे नदर्न साइड में तो भी सर्कल का साइज छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा जो सर्कल रहेगा वो इक्वेटर पर रहेगा, इक्वेटर पर।
इक्वेटर पर जो है सबसे बड़ा सर्कल रहेगा, नॉर्थ पोल पर बिल्कुल डॉट हो जाएगा वो। नेक्स्ट इज लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। अब क्या लिखा है, लैटिट्यूड्स को हम डिग्री में जो है एक्सप्रेस करते हैं। बाय कन्वेंशन द इक्वेटर इज लैटिट्यूड्स 0 डिग्री। जो इक्वेटर होती है हम उसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर। क्या बोलेंगे हम, 0 डिग्री इक्वेटर हम नाम देंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ही है लैटिट्यूड्स के लिए हम डिग्री का यूज़ करते हैं, और सबसे पहली जो डिग्री होगी वो होगी 0 डिग्री इक्वेटर पर। वाइल द लैटिट्यूड्स ऑफ द टू पोल्स आर 90 डिग्री नॉर्थ एंड द सदर्न पार्ट में जो होगा उसको हम 90 डिग्री सदर्न, जो 90 डिग्री सदर्न पोल बोलेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर हमारा नीचे हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। तो ये हमने ध्यान रखना है, आप भी साथ के साथ अपनी नोटबुक में मार्क करते रहेंगे। देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। क्या कनेक्शन है क्लाइमेट में और लैटिट्यूड में। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज़ जनरली हॉट। आपने देखा होगा कि जो जिस जिस देश के बीच से इक्वेटर जाती है वहाँ पर जो है इक्वेटर पर जो है जिस भी देश में जा रही है वहाँ पर वेदर कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट होगा, गर्मी होगी, गर्म होगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टोरिड जोन एज यू ट्रैवल फ्रॉम अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड वन और ऑफ द टू पोल्स। एज इन अदर वर्ड, एज योर latitudes increase the climate become more moderate। और अब मीन्स क्या कहा है कि जैसे जैसे हम अपनी अर्थ में इक्वेटर की तरफ से, मान के चलो इक्वेटर है, हम इस साइड जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा जो है इक्वेटर पर तो सबसे ज़्यादा है तापमान, टेम्परेचर। लेकिन जैसे जैसे हम नदर्न पोल की साइड जाएंगे या फिर सदर्न पोल की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाएगा, माइनस की तरफ चला जाएगा। जैसे मान के चलो इक्वेटर पर 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल को रीच करेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर हो सकता है 10 डिग्री, 2 डिग्री, माइनस में भी ये टेम्परेचर जा सकता है। तो यही लिखा है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से नदर्न पोल या सदर्न पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। एंड क्लोजर टू द नदर्न एंड सदर्न पोल द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर और फ्रिजिड। फ्रिजिड का मतलब होता है, मतलब कि बिल्कुल जम जाता है, बहुत ठंडा मौसम होता है नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। इसीलिए जो है बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब टेम्परेचर बिल्कुल कम होता है और वहाँ पर सिर्फ आइस ही आइस होती है, ग्लेशियर वहाँ। यू विल लर्न इन साइंस वाई दिस इज सो एंड ऑल्सो वाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन इन द कोर्स ऑफ ईयर। ये आप साइंस में पढ़ेंगे, साइंस का टीचर जो होगा वो आपको बताएगा कि भाई किस तरीके से ये चेंज हुआ है। जब हम टेम्परेचर, जब हम नॉर्थ इक्वेटर पे थे तो टेम्परेचर हॉट था, बीच में गए, सपोज दैट हम, ये हमारी इक्वेटर है, ये हमारी इक्वेटर दी गई है, यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। सपोज दैट हम यहाँ आ गए तो हमारा टेम्परेचर मॉडरेट होगा, और जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर बिल्कुल फ्रीजिड होगा, फ्रीजिड, जमा हुआ, सब कुछ जम जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स अभी तक हमने पढ़ा था, ये जितनी भी इमेजनरी लाइन है ये वाली, ऑल दीज आर लॉन्गिट्यूड्स, ऑल दीज आर लॉन्गिट्यूड्स इन अ ग्लोब, ऑल दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। इक्वेटर ये है हमारी, इक्वेटर ये। अब यू कैन सी इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल है, लेकिन जैसे ही हम पोल पर पहुँचे यहाँ पर जो सर्कल का साइज है बिल्कुल छोटा हो गया। तो दैट मीन्स वेन एवर वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल तो जो साइज ऑफ द सर्कल विल बी डिक्रीज, तो ये साइज जो है कम हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने लॉन्गिट्यूड पढ़ी है, हम लैटिट्यूड पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स। Imagine now that you travel from the North Pole to South Pole by the shortest possible line. Observe the globe. अब हम ग्लोब पर आते हैं वंस अगेन, ये हम एक बार इरेज कर देते हैं, ये है हमारा ग्लोब। यहाँ लिखा है कि सपोज दैट आप जो है अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आ रहे हैं। ये मान के चलिए हमने ये वाला पाथ जो फॉलो किया, ये इस साइड से हम जा रहे हैं यहाँ से लेके, और हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक हमें आना है। तो यही बताया गया कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ शॉर्टेस्ट लाइन हमने फॉलो करनी है,
Observe globe, you will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well pass through Asia. तो हमने देखा कि जब हम यूरोप से हम यहाँ से जब हम आ रहे हैं नॉर्थ से, तो हम छोटे से हिस्से में से एशिया के भी आ रहे हैं, और फिर हम जो है या फिर अफ्रीका में से भी तो जाना है हमें, तो हम यहाँ से करके यहाँ से ले लेंगे। तो ये लाइन जो है अफ्रीका तक पहुँचने के लिए हमें एशिया का भी हिस्सा थोड़ा सा पास करना पड़ेगा। द डिस्टेंस वुड बी द सेम, लेकिन डिस्टेंस सेम रहेगी। दीज लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इनको हम क्या कहेंगे, जो ऊपर वाली लाइन है जो ये, इनको हम कहेंगे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। दे आर हाफ सर्कल रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अदर्स। और ये जो लाइन है मेरिडियन लाइन्स, ये जो है हाफ सर्कल होते हैं। यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। आप ध्यान देंगे तो जो ये जो पिक्चर दिख रही है आप लोगों को, इसमें जो है अर्थ रोटेट कर रही है, कहाँ, अपने एक्सिस पर। टू पुट इट सिंप्लीफाई, लेट अस प्लेस अ डेस्क लैम्प ऑन ए लिटिल वे फ्रॉम द ग्लोब, फोकस्ड ऑन इट एंड इमेजिन दैट दिस इज द सन एंड इल्यूमिनेटिंग द अर्थ। आप क्या करेंगे, एक डेस्क पर अपना ग्लोब रखेंगे और जो है एक लैंप रखेंगे या एक टॉर्च रखेंगे, तो आप पाएंगे कि जो आपकी टॉर्च होगी वो जस्ट लुक लाइक सन, और जो आपका ग्लोब है वो मैप की तरह से काम करेगी। और आप जैसे जैसे घुमाएंगे ग्लोब को, तो वो ऐसी ही लगेगी जैसे कि हमारी अर्थ रियल में घूमती है, और जो टॉर्च होगी वो लगेगी किसकी तरह से, सन की तरह से। स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब eastward, we can note that for some places on the earth it is morning, while for others it is midday and evening or night. When it is breakfast time on one country, it is lunch time in other country, and in third country people are fast asleep. That is why by measuring a longitude of a place, we will also be measuring the time at that place. Let us see how. यहाँ लिखा है suppose that किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर जब हम जो अपने लैंप है, टॉर्च है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ग्लोब के लगाएंगे, तो इट मीन्स कि जिस हिस्से पर टॉर्च की लाइट पड़ेगी वहाँ पर दिन है, लेकिन इन द अदर हैंड जो बैक साइड है ग्लोब की, वहाँ लाइट नहीं जा रही है, तो दैट मीन्स उस साइड में, बैक साइड में क्या है, नाइट है। और जहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा जो लाइट जा रही है साइड बाय साइड में ग्लोब के, दैट मीन्स वहाँ इवनिंग है, और जिस हिस्से में लाइट पड़ रही है बिल्कुल फ्रंट में, वहाँ पर दिन होगा। यही सब यहाँ पर बताया गया। एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या लिखा है कि वी कैन नोट दैट फॉर सम प्लेसेस ऑन अर्थ इट इज़ मॉर्निंग, मीन्स कि जिस हिस्से पर ग्लोब पर टॉर्च की लाइट पड़ेगी वहाँ पर मॉर्निंग होगा। एंड इन द अदर हैंड जो बैक साइड है, आप देख पाएंगे कि जिस हिस्से में लाइट, जो टॉर्च की लाइट पड़ रही है वहाँ पर मॉर्निंग है, इन बैक साइड वहाँ पर टॉर्च की लाइट नहीं जा रही है, तो दैट मीन्स वहाँ जो पीपल रहते हैं वो क्या करेंगे, वहाँ पर उनके लिए नाइट है, वो सो रहे होंगे। एज़ यू कैन सी कि जब आपका कोई परिवार का सदस्य फॉरेन कंट्री गया है, यूरोप में या फिर किसी और कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में, तो आप देख पाएंगे कि आप उसको कॉल करते हैं तो वो हमें बताता है कि अभी हमारे यहाँ नाइट है, डिनर कर रहे हैं। इन द सेम थिंग हमारे यहाँ पर दिन होता है, हम दिन में फ़ोन करते हैं तो हमें पता चलता है वहाँ पर रात हो गई है। तो दैट मीन्स कि जब हमारे यहाँ दिन है भारत में, तो दैट मीन्स कि हमारे वाला हिस्सा जो है अर्थ का, वो सन के सामने है, और जो जिसमें हमारा जो रिलेटिव्स है गया हुआ है कंट्री में, वो मतलब बैक साइड में आ गया। इस तरीके से काम होता है। वाइल फॉर अदर्स इट इज़ मिडनाइट इवनिंग और midday evening or night. When it's breakfast time in one country, it is lunchtime. It is lunchtime in another, and in third country people are fast asleep.
That is why by measuring the longitude of a place, we will also be measuring the time at the place. दैट मीन्स कि जब हम देख पा रहे हैं कि किसी एक कंट्री में ब्रेकफास्ट होता है तो दूसरे कंट्री में जो है वो लंच टाइम होता है, और ऐसे ही सेम थिंग थर्ड कंट्री में वहाँ के पीपल जो है सो रहे होते हैं। तो इट मीन्स कि मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस वी विल ऑल्सो बी मेजरिंग द टाइम। जैसे जैसे मान के चलो हम, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारे जो है अर्थ हो गई है, यहाँ से हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ का टाइम कुछ और पाएगा। जब हम इस हिस्से में आएंगे, यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ जो होगा, यहाँ के जो कंट्री के जो पीपल होंगे वो सो रहे होंगे। हम जाग रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हम जाग रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन यहाँ दूसरे के साइड के जो कंट्री है वहाँ पर लोग सो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइम कुछ अलग है। दैट मीन्स कि जब हम जो लॉन्गिट्यूड को मेज़र कर रहे हैं, जब हम लॉन्गिट्यूड को काउंट कर रहे हैं, तो हम टाइम को भी ध्यान रख रहे हैं। जैसे जैसे हम पीछे आते हैं तो टाइम बैक चला जाता है। कैसे होगा ये सब हम पढ़ेंगे अभी। टाइम एट द प्लेस, जब हम लॉन्गिट्यूड को मेज़र कर रहे हैं तो उस कंट्री के टाइम को भी जो है नोट कर रहे हैं। टू मेज़र लॉन्गिट्यूड, जब हम लॉन्गिट्यूड को मेज़र करते हैं, वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। जब हम किसी पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड्स को हम मेज़र करते हैं तो हमें किसका ध्यान रखना है? प्राइम मेरिडियन। अब ये प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से ही जाना जाता है। क्यों कहा जाता है प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन? बिकॉज इन द ईयर्स ऑफ 1884 सम नेशंस डिसाइडेड that the meridian passing through Greenwich, an area of London in England, would become the international standard for the meridian time. That means कि प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन इसलिए कहते हैं क्योंकि लंदन में, इंग्लैंड का एक शहर है, लंदन के पास में ही एक एरिया है ग्रीनविच, ठीक है, वहाँ से एक मेरिडियन पास होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। जैसे अर्थ है ये, इसको हम बना लेते हैं ऐसे करके, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से एक इमेजनरी लाइन जाती है, यहाँ पर हमारे लंदन पड़ता है। तो ये जो लाइन जाती है इसी को ही हम प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं, और इसी लाइन को ही हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो हम इसको 4 नामों से जानते हैं। तो इसके 4 नाम हो गए हैं, आपने देख लिया है, और अब हम आगे पढ़ते हैं। अब अगले में क्या समझाया गया है बेसिकली पूरा हम पढ़ेंगे भी, और पहले बता देते हैं कि जैसे सपोज दैट हम अर्थ को 2 बार बना लेते हैं। ये पहले एक ये अर्थ हो गया हमारा पार्ट, एक ये पार्ट है। नाउ इन फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और फिर हमने एक जो है मेरिडियन ये बनाई है लॉन्गिट्यूड। ये इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन है। तो अब हम जैसे जैसे इधर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जो है डिस्टेंस मीन्स कि इक्वेटर से हमारी डिस्टेंस दूर हो जाएगी, ठीक है। और जब हम यहाँ से लॉन्गिट्यूड से एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं या फिर इधर जा रहे हैं, तो टाइम डिफरेंस आएगा यहाँ पर। जैसे पढ़ के देख लेते हैं। जस्ट एज लैटिट्यूड इज़ अ मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफ़ यू ट्रैवल टूवर्ड वन पोल। मीन्स कि जब हम जो इक्वेटर है, इक्वेटर से जब हम वन पोल, किसी भी पोल, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो वो डिस्टेंस को मेजर करता है। बट इन अदर हैंड longitude is a measure of the distance from the prime meridian if you travel along the equator। that means कि longitude किसको मेजर करता है? longitude जो है is a measure of the distance from the prime meridian। अब हम यहाँ है प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से हम जब longitude किसी भी longitude की तरफ जाते हैं इक्वेटर से, तो जो है लॉन्गिट्यूड 2 इज़ अ मेजर्ड इन डिग्रीज। अब इनको भी हम डिग्री में काउंट करते थे, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से मतलब प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ या फिर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो भी हम उनको भी डिग्री में ही काउंट करेंगे।
ईस्टवर्ड और टू वेस्टवर्ड, दैट मीन्स कि जब हम किसी भी जो लॉन्गिट्यूड है उससे नॉर्थ या साउथवर्ड जाएंगे तो उनको भी हम डिग्री में ही काउंट करेंगे। इंक्रीज इन वैल्यू फ्रॉम 0 to 180 डिग्री विद द लेटर ऑफ W और E एडिड। For instance, using round figure, New York's latitude is 74 degree west, while Delhi is 77 degree east and Tokyo is 140 डिग्री ईस्ट। दैट मीन्स कि जैसे मान के चलो टोक्यो बिल्कुल इस साइड में, जापान जो जापान है वो इस साइड में है, तो वो जापान का एक शहर है टोक्यो, वो ईस्ट साइड में है तो उसको हम बोलेंगे 140 डिग्री ईस्ट पर है। ऐसे ही दिल्ली जो सिटी है वो 77 डिग्री ईस्ट है, इसी साइड में, ये हमारी बीच की प्राइम मेरिडियन है। जब इस साइड में आ रहे हैं तो इस साइड में आते टाइम बीच में ही एक सिटी आया दिल्ली, दिल्ली 77 डिग्री ईस्ट की तरफ आ रहे हैं तो 77 डिग्री ईस्ट। टोक्यो में आए, टोक्यो यहाँ पर है बिल्कुल, तो यहाँ पर है तो इस साइड में, तो ये हो जाएगा 140 डिग्री ईस्ट। और जब हम बैक साइड जाएंगे वेस्ट की तरफ, वेस्ट में लास्ट में बिल्कुल एक सिटी है, क्या है, न्यूयॉर्क, यूएसए का एक सिटी है न्यूयॉर्क, वो 77 डिग्री वेस्ट पर आता है तो उसको बोलेंगे हम 77 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड। तो ये बेसिकली जो है लैटिट्यूड्स के संबंध में है। और टोटल लैटिट्यूड्स कितनी है, जैसे मान के चलो ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, इस साइड जब आ रहे हैं तब भी 180 डिग्री है, और वेस्ट साइड जा रहे हैं ईस्ट में भी 180 और वेस्ट साइड में भी 180 डिग्री हमारी लैटिट्यूड्स हैं टोटल। टोटल कितनी हो जाएगी, ऑल ओवर द अर्थ ऑन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में यदि हम काउंट कर रहे हैं तो 180 प्लस 180 360 प्लस 0 डिग्री भी है एक हमारी, तो 360 प्लस 1, तो टोटल हमारी जो लॉन्गिट्यूड है वो हो जाएगी 361। तो ये हम आज इतना ही पढ़ेंगे, इससे अगली वीडियो में हम जो है इसके छोटा सा एक पैसेज और बच गया है वो पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। यदि आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के दोबारा भेज सकते हैं और हम उसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।